Hi friends, this is Rahul Sharma from Show Classes for English. Today I am going to talk about Nobel Prize winners and their works. अगर आप UGC नेट का तैयारी कर रहे हैं या बिहार से हैं और बीएड का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट से सेट का तैयारी कर रहे हैं या बिहार में 11, 12 और 9, 10 के लिए स्टेट का तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद आप गेट का तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से, तो आपको आज का जो क्लास है ये आपको एग्जामिनेशन में कम से कम 2 नंबर जरूर दिला देगा, है ना। और ज़्यादा जितना ही पूछ दे मिनिमम 2 नंबर आपको जरूर दिलवा देगा, ठीक है ना। यानी कि आपको सभी एग्जामिनेशन में जितने भी इंग्लिश लिटरेचर से कंपटीशन होता है उस सभी एग्जामिनेशन में कम से कम एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ज़्यादा 2 भी पूछा जा सकता है, 3 भी पूछा जा सकता है, वो अलग मैटर है, लेकिन कम से कम आपको एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक से, नोबेल प्राइज विनर्स एंड देयर वर्क्स। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे क्या कि ये नोबेल प्राइज जो होता है, ये नोबेल प्राइज क्या है। थोड़ा सा हम लोग इसके हिस्ट्री में चलेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे जो राइटर नोबेल प्राइज जीते हैं और किस वर्क के लिए जीते हैं, चाहे कहाँ से हैं, इसे हम लोग जानेंगे। जो इसमें हम बनाए हुए हैं एक थोड़ा सा यूनिक पैटर्न है, यूनिक टेक्निक है, क्योंकि अगर आप गूगल पे टाइप करते हैं या फिर कहीं पर भी आप टाइप करते हैं या किसी किताब में देखते हैं तो आपको सीरियल बाई सीरियल दिया हुआ है, लेकिन जो मेरा बताने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए देखते हैं क्या है डिफरेंट। पहले जानेंगे कि नोबेल प्राइज जो है, नोबेल प्राइज कैसे स्टार्ट हुआ। एक देश है जिस देश का नाम है सूडान। क्या नाम है? सूडान। वहाँ का एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल। अब हुआ ये कि इनका एक भाई था जिसका नाम था एमिल नोबेल, ठीक है। इनका एक भाई था एमिल नोबेल था, जो कि बहुत कम एज में ही क्या कहते हैं इनका देहांत हो गया था। तो हुआ था ये कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्होंने डायनामाइट बम का आविष्कार किए, यानी खोज किए डायनामाइट बम का। और इमली जो नोबेल है इनका देहांत बहुत कम उम्र में ही कहते हो गया। तो सूडान का कोई पत्रकार जो रहा होगा उन्होंने इनके बारे में लिखे कि वन हु सेल्स डेथ ही इज डाइड टुडे, यानी कि जो मौत के सौदागर था, जो मौत बेचा करता था, आज उनका देहांत हो गया। और नाम में लिखे क्या? अल्फ्रेड नोबेल। तो एक्चुअली में मरे तो थे कहते हैं एमिल नोबेल, जो कि इनका छोटा भाई था, बहुत कम उम्र में कहते देहांत हो गया था। मतलब कि कम उम्र क्या, मतलब इनसे छोटा रहा तो कुछ कम उम्र रहा होगा। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है वो डायनामाइट बम का आविष्कार किया हुआ था। इसके लेकर के उस पत्रकार ने इनके ऊपर क्रिटिसाइज किया कि आज मौत का सौदागर क्या हो गया? मौत हो गया। ये जब पत्र इनके पास पहुंचा, या न्यूज़पेपर जब इनके पास पहुंचा, तो थोड़ा सा इनके अंदर बेचैनी हो गई होगी कि मैंने दुनिया के लिए इतना बड़ा आविष्कार किया और ये जो राइटर है, जर्नलिस्ट है, ये मेरे बारे में क्या लिख रहा है। अच्छा, एक पॉइंट से अगर देखा जाए तो जो जर्नलिस्ट ने लिखा वो गलत नहीं लिखा। आज के डेट में जितना भी बम, गोले, परमाणु बम या जो भी कुछ बनाया गया हुआ है पूरे वर्ल्ड में, डायनामाइट बम बनाया गया हुआ है, वो किसको मारने के लिए है? इंसान को ही मारने के लिए तो है। हो सकता है कि ऐसा आपत्ति आ जाए या ऐसा विपत्ति आ जाए कि कोई ऐसा जीव या कोई ऐसा चीज़ आ जाए जो कहते हैं मानव के बस में नहीं हो, तब उस प्रकार का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी के डेट में देखा जा रहा है क्या कि हर कंट्री में क्या कहते हैं विस्फोटक एक्सप्लोजर्स है और
हर कोई धमकी दे रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फल्ला कर देंगे, चिल्ला कर देंगे। आखिर करेगा तो किसको करेगा? किसी भी युद्ध में जो जनता मरता है या शहीद होता है तो किसके वजह से होता है? हथियार की वजह से ही होता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उनका जो जर्नलिस्ट था उनका भी कहना सही है कि अगर हथियार नहीं बनता या डायनामाइट बम नहीं बनता या फिर परमाणु बम नहीं बनता तो हो सकता है कि जितने लोग मर रहेंगे या मर रहे हैं उसके मुकाबले थोड़ा सा कम रहता। तो बम जो डायनामाइट बम है कहीं पर अगर उसको एक्सप्लोर कहते हैं विस्फोटक करवाया जाए तो फिर वहाँ के आसपास के बहुत सारा चीज हानि होता है, आदमी का मौत तुरंत हो जाता है। तो उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू एक प्रकार से सही ही रहा। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल ने जब पढ़े कि मौत के सौदागर का आज मौत हो गया तो इनको थोड़ा सा बुरा फील हुआ और इन्होंने जो सूडान की सरकार है, गवर्नमेंट जो थे, ठीक है ना, उनसे समझौता कर करके इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, मतलब उनको प्रस्ताव दिए कि अगर आप मेरे लिए कुछ करते हैं या कुछ ऐसा कुछ करते हैं तो फिर मैं अपनी सारी संपत्ति कहते हैं देश के नाम कर दूंगा। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कहते हैं अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर एक पुरस्कार रखे जिस पुरस्कार का नाम पड़ा नोबेल प्राइज। और ये जो नोबेल प्राइज है जिस समय स्टार्ट हुआ, यानी कि ये नोबेल प्राइज जो है ये आपको 1901 में क्या कहते हैं स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 1901 में क्या कहते हैं स्टार्ट हुआ। 1901 में स्टार्ट हुआ और जब स्टार्ट हुआ तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाने लगा, है ना। लिटरेचर के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में और मेडिसिन के क्षेत्र में। यानी कि लिटरेचर में कोई जो कोई काम करता है उसको मिलता है, शांति के लिए जो व्यक्ति काम करता है उसके लिए मिलता है, फिजिक्स के लिए जो काम करता है यानी भौतिकी के लिए उसको मिलता है, जो केमिस्ट्री के लिए काम करता है उनको मिलता है, और जो क्या कहते हैं आपको मेडिसिन के लिए काम करता है उसको मिलता है। तो ये जो प्राइज है ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और ये जब स्टार्ट हुआ था तो 5 क्षेत्रों में कहते हैं दिया जाने लगा, ठीक है ना। 1969 में यानी कि 1969 में इस पुरस्कार को इकोनॉमिक साइंस में भी देना कहते शुरू किया गया, है ना। और इकोनॉमिक साइंस में जो कहते हैं अवार्ड देना शुरू किया नोबेल प्राइज, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कहते हैं 1969 में स्टार्ट हुआ। और ये जो पुरस्कार है जो सूडान का जो बैंक है वो बैंक क्या कहते हैं ये अवार्ड देती है। तो 1969 के बाद कहते हैं 6 अवार्ड कहते हैं इसमें शामिल किया गया। और ये जैसे कि बताया आपको पहले भी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। और अभी के डेट में भी अगर देखा जाए, है ना, तो अभी जो इसका कहते हैं करेंट जो इसका प्राइस, देखिए पुरस्कार का कोई कीमत नहीं होता, पुरस्कार का कोई ये नहीं होता। पुरस्कार चाहे वो एक कलम हो तब, चाहे जो भी वो पुरस्कार होता है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में जो ये नोबेल प्राइज है ये बहुत बड़ा प्राइज है। और थोड़ा बहुत जाना जरूरी है, ये जो प्राइज है ना इसको एक प्राइज विनर राइटर को, है ना, 8 करोड़ रुपया का दिया जाता है। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 8 करोड़। अब देखिए कि 5 क्षेत्र दिया जाता है तो 8 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 करोड़, ठीक है ना, 40 करोड़ रुपया। तो ये 5 हो गया और एक आपको जोड़ दीजिए कहते इकोनॉमिक साइंस में 6, यानी कि टोटल क्या आते हो जाए कितना 48 करोड़ रुपये जो है सिर्फ हर साल 5-6 लोगों को दिया जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। इतना करेंसी इतना दिया जाता है। बहुत लोग कहते हैं डोनेट कर देता है किसी में, जब कुछ भी करता हो, लेकिन मिलता इतना है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि नोबेल प्राइज का जो संस्थान है उससे लेकर के जितने भी उसमें स्टाफ काम करते हैं, जितने उनके रिव्यूअर है, चाहे रीडर है, चाहे जो भी है स्टाफ है, वहाँ से लेकर के और पुरस्कार तक जितना सारा खर्चा होती है
है ना, जितने भी सारे स्टाफ मेंबर है, जितने सारे संस्थान है नोबेल प्राइज का, उस सारे के सारे प्राइज का जो कहते हैं जो खर्च है, नोबेल प्राइज का जितना संपत्ति था, है ना, उसका हर साल जो ब्याज होता है, यानी कि जो परसेंट ब्याज जो होता है, इंटरेस्ट जो होता है ना, उसी इंटरेस्ट का जो पैसा होता है, उसी पैसा से क्या कहते हैं इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलता है, और साथ में कहते हैं हर साल 6 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना संपत्ति होगा जिसका हर साल क्या कहते हैं ब्याज उतना होता है। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ऐसे 3 पुरस्कार जो है वर्ल्ड में बहुत बड़ा है, जैसे कि आपको हो गए साहित्य के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में तो पता ही है, नोबेल पुरस्कार हो गया। खेल कूद के दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार ओलंपिक्स होता है, ठीक है ना, और फिल्मी दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर होता है। ठीक है, तो पैसे की बात तो बात की बात है, ये इतना बड़ा प्रेस्टीज है जो किसी व्यक्ति को पूरी दुनिया में कहते हैं नाम जा सकता है। और लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर किसी के मन में ऐसी भावना है कि देखिए हर कोई चाहता है कि दुनिया में नाम कमाए, जैसे हमारे यहाँ का जो भारत रत्न है वो बहुत बड़ा पुरस्कार है, ठीक है ना, लेकिन वर्ल्ड की जब बात किया जाए तो नोबेल प्राइज़ का तो सबसे बड़ा माना जाता है, और बहुत कम लोगों को ज़्यादा दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और हर साल क्या कहते हैं बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोगों का बुक रिव्यू होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है ना, तब जाकर मिलता है ना। और इस क्षेत्र में हम लोग तो बात करें लिटरेचर के क्षेत्र में, ठीक है ना, लिटरेचर के क्षेत्र में, है ना, जो 1913 की बात बता रहे हैं, 1913 में सबसे बल कहते हैं एशिया का नोबेल प्राइज लिटरेचर अवार्ड जीतने वाले व्यक्ति जो थे, उनका नाम था R.N. टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले क्या कहते हैं 1913 में यह पुरस्कार जीते हुए थे, R.N. टैगोर। ठीक है, सबसे पहले जीते थे R.N. टैगोर पूरे इंडिया में, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उसके बाद से अभी तक दूसरा कोई लिटरेचर में नोबेल प्राइज नहीं आया है। अदर क्षेत्र में आया है, लेकिन लिटरेचर के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर के बाद अभी कोई दूसरी पुरस्कार नोबेल प्राइज लिटरेचर इंडिया में नहीं आया है। और ये जो प्राइज है ये अब की साल मतलब यानी कि 2025 का जो कहते हैं नोबेल प्राइज का जो सेरेमनी हुआ है, उसमें बहुत हद तक उम्मीद है कि अमिताभ घोष को ये अवार्ड मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया। और इसमें जो नॉमिनेशन होता है वो पूरे दुनिया के लोग नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, तो ये छोटा मोटा कोई अवार्ड तो है नहीं, और बहुत सारी बातें होती है। चलिए, ऐसे यहाँ पर इसका पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है, आप चाहे तो कहते हैं पढ़ सकते हैं स्क्रीन को रोक करके, ठीक है। चलिए, जो हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से, है ना, आई थिंक ये 2022 या 23 में हम बनाए होंगे, ठीक है ना, तो उसके हिसाब देखा जाए तो 25 ऑर्गेनाइजेशंस में लगभग 962 लोगों को अभी तक कहता है ये अवार्ड मिल चुका है ना, 962 लोगों को। ऐसे आप देख लीजिएगा क्या है, बाकी सारा चित्र आपको इंटरनेट पर मिल ही सकता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। आगे जो हम बात करते हैं नोबेल प्राइज लिटरेचर और नोबेल प्राइज के क्षेत्र नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर के क्षेत्र में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो नोबेल प्राइज है लिटरेचर के क्षेत्र में जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, लेकिन हाँ, आपको एग्जामिनेशन में इंग्लिश लिटरेचर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप यूजी सीनेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर
बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी से भी पूछ सकता है जो लिटरेचर से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको फ्रेंच लिटरेचर मिलेगा, इंडियन लिटरेचर मिलेगा, स्वीडिश लिटरेचर मिलेगा, ब्रिटेन लिटरेचर मिलेगा, अमेरिकन लिटरेचर मिलेगा, बहुत सारा का लिटरेचर मिलेगा। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि मैंने ऐसा सेट किया हूँ। थोड़ा सा मैं साइज़ को छोटा कर लेता हूँ जिससे एक बार में कहते हैं आने की संभावना है या नहीं देख लेता हूँ। उसके बाद चलिए थोड़ा सा कहते हैं बड़ा है। चलिए, यहाँ पे आपको ईयर है, जैसे कि आपको पता है कि 1901 से ये जो पुरस्कार है वो देना स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना। और सबसे पहले जिनको मिला उनका नाम लिखा हुआ है ना। और ये जो थे ये आपको फ्रांस के थे, फ्रेंच लैंग्वेज में कहते हैं ये अवार्ड इनको मिला हुआ है। अब देखिए, जैसे कि आप गूगल पर सर्च मारिएगा या फिर कहीं पर सर्च मारिएगा तो आपको सीरियल से मिलेगा 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, इस प्रकार से कहते हैं आपको मिलेगा। लेकिन हम इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको याद कैसे रखें, ठीक है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं हमने इसको सजाया है, जिससे आपको पता चल जाएगा आसानी से। क्या कहते हैं 10 स्टेप में पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट में क्या है कि 1901 से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अच्छा, हम खास तौर पे उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं ज़रूरी है ना। क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत खतरनाक है, और स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं जो सब है। अब जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, अब जैसे यहाँ पर है क्या 1941 में क्या कहते हैं ये जो अवार्ड है वो नहीं दिया गया। 1941 में अवार्ड नहीं दिया, क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि यहाँ पर 1941 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। अब जैसे कि आपके दिमाग में याद रहेगा कि जैसे एक के सेशन में, जैसे एक लास्ट में वन है, ठीक है ना, तो उसमें आपको देख रहे हैं कि 1941 में कोई अवार्ड नहीं मिला है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, है ना, पैवेल नेरुदा जो है 1971 में मिला हुआ है ना। उसके बाद एक में अगर देख लीजिए तो नदीम गौदिमर को भी कहते हैं 1991 में मिला हुआ है ना। 1991 में मिला हुआ, ये अफ्रीका का राइटर है, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए, इंग्लिश लिटरेचर लिखे हुए हैं। अब ये नदीम गौदिमर जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यह कहते हैं पैवेल नेरुदा जो है ये भी हमारे लिए कहते हैं इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं हम लोग बातचीत करते हैं तब, ठीक है। ऐसे पूछने का तो कोई पूछ सकता है, लेकिन याद रखिए कि नदीम गौदिमर जो है 1991 में मिला हुआ, जो अफ्रीका के हैं और इंग्लिश में लिखे हुए हैं। इनका जो वर्क है यहाँ पर दिया हुआ है, बर्गस डॉटर्स जुलाइज पीपल, जो इंग्लिश लिटरेचर से है ना। उसके बाद हमारे कहते हैं BS नाइपोल, ये भी कहते हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ऐसे हम लोग कहते तो खैर इंडिया के ही है, ठीक है ना, लेकिन इनको अलग अलग कंट्रीज में भी कहते हैं बताया जाता है। तो VS नाइपोल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनका 2001 में क्या कहते हैं इनको मिला हुआ है, और इनको इंग्लिश लिटरेचर में कहते हैं मिला हुआ है ना। इनका वर्क है ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, है ना, बेंड इन रिवर्स, इनका फेमस वर्क है। और कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना हम विश्वास कर सकते हैं कि शायद इनको ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लिए क्या कहते हैं 2001 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था VS नाइपोल। अच्छा, आप देख रहे हैं, अगर इसमें कोई आपको डाउट लगेगा तो आप हमको बेहिचक बता सकते हैं कि सर यहाँ पे मिस्टेक है ना, उसको हम जरूर सुधार करेंगे। चलिए, उसके बाद क्या कहते हैं अब्दुल रज़ाक गुरना, इनको 1901 में मिला हुआ है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इंग्लिश में ही कहते लिखे हुए हैं, ठीक है ना, और इंग्लिश लिटरेचर में ही क्या कहते हैं लिखे हुए हैं। पैराडाइज बाय द सी, इनकी इस वर्क के लिए कहते हैं इनको मिला हुआ है, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको क्या कहते हैं हम पॉइंट आउट करते जा रहे हैं।
जैसे कहते हैं पैब्लो निरुदा जो है 1971 हो गया, नदीन गौरदिमर जो है 1991 हो गया, वीएस नाइपोल जो हो गए 2001 हो गए, और अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो है 2021 हो गया। तो इसमें आप इसको जब नोट डाउन कीजिएगा तो आपको दिमाग में आ रहा है अच्छा ये एक वाला फलना सीरियल में ये है, ठीक है ना। चलिए इस एक पॉइंट में यहाँ पर हम लिख दिए हुए हैं, ठीक है ना, कि इंग्लिश लैंग्वेज राइटर्स फ्रॉम योर लिस्ट। इस जो एक वाला है इसमें जो इंग्लिश राइटर कौन कौन सा है, जैसे कि नदीन गौरदिमर जो कि साउथ अफ्रीका से है, 1901 में इनके मिला हुआ है, वीएस नाइपोल 2001 में मिला हुआ है ना, और अब्दुल रज़ाक गुरनाह इनको 2021 से मिला हुआ है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास जुड़ना, सॉरी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जुड़ना, ठीक है ना। देखिए अभी जो आपको हम करा रहे हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि पूरा चीज़ थरली स्टडी करें, है ना, किसी भी एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो ऑफलाइन में जुड़िएगा। तो ऑफलाइन में जुड़िएगा तो मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, ठीक है ना, वो भी आपको मिलेगा, और साथ में क्या कहते हैं आपको डिस्कशन करने का भी मौका मिलेगा। ऐसे तो अभी हम आपको बता रहे हैं वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और आपको क्लास दिया जाएगा। चलिए, और ये स्कैनर है, बहुत सारा कोर्स कराते हैं, तो अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नंबर आ गया 2 का, ठीक है ना, 2 है। अब 2 जो है सो किस किस में है, ठीक है ना। अब 2 में जो है सो हमारा कौन कौन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए इम्पोर्टेंट तो सब है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछ सकता है ना। इंग्लिश लिटरेचर के जो एग्जामिनेशन है इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन क्या आते हैं, कोई पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो है 1900 जहाँ से स्टार्ट हुआ है 1901 से लेकर हम लोग इस काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो एंडिंग जो है 2 से हुआ है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो 2 से हुआ है उसमें जो है पहला जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है ना, वो 1932 का जो कहते हैं राइटर है, यानी कि जॉन गॉल्सवर्दी, ठीक है ना। ये आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, और इनका जो वर्क है द फॉरस्टे सैग उनके लिए कहते हैं, इनको मिला हुआ है। और हाँ, यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में कहते हैं मिला हुआ है। तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट है 2 नंबर में, है ना, वो है आपको 1932 में है जॉन गॉल्सवर्दी। वो आपको इम्पोर्टेंट है कि 1932 में जॉन गॉल्सवर्दी को कहते हैं, ये वर्ड मिला हुआ है। अच्छा देखिए यहाँ पर 1942 में भी कहते हैं वर्ल्ड वार 2 के लिए नोबेल प्राइज नहीं दिया गया हुआ था, ठीक है। तो 1941 में भी नहीं दिया गया था, और 1942 में भी नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार से जब याद रहेगा ना तो आप जल्दी से दिमाग में आपको आ जाएगा। तो 1932 में क्या कहते हैं जॉन गॉल्सवर्दी को मिला हुआ है। और दूसरा जो 2 एंडिंग से जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है जॉन स्टाइनबैक, है ना, जॉन स्टाइनबैक, जो कि क्या कहते हैं इनको 1962 में मिला हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो एंडिंग पॉइंट 2 है तो जॉन गॉल्सवर्दी 32 में हो गया, और जॉन स्टाइनबैक का तो 1962 में हो गया। ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है ना, और इनको इंग्लिश लिटरेचर में क्या कहते हैं ये वर्ड मिला हुआ है। इनका वर्क है द ग्रैप्स ऑफ वर्थ ऑफ माइस एंड मेल। तो 2 में अभी तक हम लोग देखे हैं 2 इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है ना। देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि नोबेल प्राइज में आपको कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन कुछ ऐसे राइटर है जिसको आप दिमाग में रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि 2 में है, एंडिंग 2 में कौन आगे आ जाएंगे, गैब्रियल गार्सिया मार्क्यू, है ना। तो गैब्रियल गार्सिया मार्को जो है ये भी आपको इंग्लिश लिटरेचर के एग्जामिनेशन से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और ये लिखते तो स्पेनिश में है, ठीक है ना, ठीक है।
इनका जो वर्ड है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, इसके लिए कहते हैं इनको अवार्ड दिया गया हुआ है। तो जॉन स्टाइनबेक हो गए और गैब्रियल गार्सिया मार्को, और कहते हैं पीछे था जॉन गॉल्सवर्दी। तो 32 वाला हो गया, 82 वाला हो गया, और क्या कहते हैं आपको ये दोनों अभी तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है ना, हाँ उसके बाद क्या कहते हैं डैकर वॉलकॉट, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। डैकर वॉलकॉट जिनको 1992 में क्या कहते हैं ये अवार्ड मिला हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं और इंग्लिश लिटरेचर के लिए मिला हुआ है ना। ऑमरस द सी इन हिस्ट्री इज हिस्ट्री। तो 2 में क्या कहते हैं आपको ये 3-4 क्या कहते हैं नाम जो मिला है ना, जॉन गॉल्सवर्दी हो गए, जॉन स्टाइनबेक हो गए, गैब्रियल गार्सिया मार्को हो गया और डेयर वॉलकॉट हो गया। तो ये जो राइटर सब है ये आपको इम्पोर्टेंट है और आप याद रखिए कि ये हो, ठीक है ना। सीरियल से याद कीजिएगा तो आपको माइंड से मिस हो जाएगा, कुछ टेक्निक लगाइएगा तो अब जल्दी क्या आता है दिमाग में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। जॉन गॉल्सवर्दी 1932, जॉन स्टाइनबेक 1962 और डैकर वॉलकॉट जो कि है 1992, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चलिए अगला हम बात करेंगे थी एंडिंग विथ 3 से जो कहते हैं एंड हो रहा है उसमें। तो 3 से एंड हो रहा है तो सबसे पहला तो हमारा ही नंबर आ जाएगा, हमारा यानी कि इंडिया का, ठीक है ना। 1913 है ना, इंडिया से है। इंग्लिश बंगाली में लिखे थे गीतांजलि के लिए कहते इनको मिला हुआ था, ठीक है ना। तो पहला तो हो गया 1913 और दूसरा जो है 1923। 1913 भी इम्पोर्टेंट है, 1923 भी इम्पोर्टेंट है ना। और आपको बता दें कि ये दोनों क्या कहते हैं फ्रेंड रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर और वॉल्ट विटमैन दोनों क्या कहते हैं हाँ फ्रेंड रहे हैं, ठीक है ना। वॉल्ट विटमैन, ठीक है। अरे सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, विलियम बटलर येट्स है ना, WB येट्स है ना। वॉल्ट विटमैन तो अमेरिका का राइटर है, ठीक है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर और विलियम बटलर येट्स दोनों फ्रेंड रहे हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जिताने में WB येट्स का भी योगदान रहा और इन्होंने ही रिकमेंड किए हुए थे रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला और 1923 में क्या कहते हैं विलियम बटलर येट्स को मिला। और रविन्द्रनाथ टैगोर इंडिया से है और विलियम बटलर येट्स कहते हैं आपको आयरलैंड से है, ठीक है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है ना। और विलियम बटलर येट्स को द टावर के लिए और द सेकेंड कमिंग का मतलब क्या आता है जो इनका कलेक्शन था उसके साथ टावर के लिए इनको मिला था, ठीक है ना। क्लियर। चलिए अब देखिए 3 में भी देख लीजिए, यहाँ पर कहता 1943 में आपको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला हुआ था। तो 41 में भी नहीं मिला था, 42 में भी नहीं मिला था और 43 में भी नहीं मिला हुआ था, ठीक है। चलिए आगे है आपको विंस्टन चर्चिल, ये भी क्या कहते हैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना। क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने वर्क लिखे हैं द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स, और इनको इंग्लिश लिटरेचर लिख के इनको मिला है। तो 3 एंडिंग 3 में देख लिया जाए तो 13 में रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, 23 में विलियम बटलर येट्स हो गए और 53 में आपको विंस्टन चर्चिल हो गए, ठीक है ना। और 1973 में आपको क्या आता है पैट्रिक वाइट, ठीक है ना। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है नोबेल प्राइज़ का, ये आपको आज हो कल हो परसों हो अगर इंग्लिश लिटरेचर का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, इसको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा। हर एग्जामिनेशन में पूछता है, कोई इसमें लेकिन किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। तो 3 में देख लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, वो विलियम बटलर येट्स हो गए, 53 में क्या कहते हैं आपको विंस्टन चर्चिल हो गए और 73 में क्या कहते हैं आपको हो गया पैट्रिक वाइट। तो पैट्रिक वाइट को कहते हैं
ये तो ऑस्ट्रेलियन राइटर है, इनको बॉस और द ट्री ऑफ मैन, इंग्लिश लिटरेचर में कहते हैं, इनको कहते हैं अवार्ड मिला हुआ है। और जस्ट उसके नेक्स्ट में आ जाइए 83 नंबर पर, ठीक है ना, 83 में। 83 में जो कहते हैं विलियम गोल्डिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और इनको भी इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने के लिए मिला हुआ है, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाए 93, 93, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, टोनी मॉरिसन को कहता है ये अवार्ड मिला है, टोनी मॉरिसन को ये अवार्ड मिला है, इंग्लिश लिटरेचर मिला हुआ है। इनका वर्क है बिलव्ड सॉन्ग ऑफ सोलोमन, तो इनको भी इंग्लिश लिटरेचर के लिए मिला है। तो 73 हो गया, 13 हो गया, 23 हो गया, 53 हो गया, 73 हो गया, 83 हो गया, 93 हो गया, ये सब आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। साथ में क्या कहते हैं आपको 3 में देखा जाए 2003 में, है ना, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। GM कर्टजी का जो है, जो साउथ अफ्रीका के इंग्लिश लिटरेचर से इनको मिला हुआ है ना, डिग्रेस वेटिंग फॉर द बारबेरियंस। तो याद रखिए, ठीक है ना, इसको बार बार रिमाइंड कीजिए। पैट्रिक वाइट 1973, विलियम गोल्डिंग 1983, टोनी मॉरिसन 1993, JM कर्टजी 2003, है ना, एलिस मोर्नो 2013 यानी 2013, है ना। तो ये जो राइटर है, और जॉन फोर्स, ये भी क्या कहते हैं आपको इम्पोर्टेंट राइटर है। तो देखिए यहाँ पर जो 3 से एंडिंग वाला जितने भी नोबेल प्राइज विनर है, ये आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पैट्रिक वाइट, विलियम गोल्डिंग, टोनी मॉरिसन, JM कर्टजी, एलिस मोर्नो और जॉन फोर्स, ये सभी के सभी आपको इंग्लिश लिटरेचर के लिए एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, रविंद्रनाथ टैगोर 1913 हो गया, WB येट्स 1923 हो गया, विंस्टन चर्चिल 1953 हो गया, पैट्रिक वाइट 1973 हो गया, विलियम गोल्डिंग 1983 हो गया, टोनी मॉरिसन 1993 हो गया, GM कर्टजी 2003 हो गया, और एलिस मोर्नो 2013 हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। आगे है एंडिंग 4, ठीक है ना। तो एंडिंग 4 में देख लीजिए, पहली नंबर बात क्या कहते हैं आपको, देखिए 1914 में क्या कहते हैं नोबेल पुरस्कार नहीं मिला हुआ है, ठीक है। 1914 में क्या कहते हैं आपको नहीं मिला हुआ है। एंडिंग 4 में जो हमारे इम्पोर्टेंट राइटर है, वो आपको सबसे पहला आपको आ जाएगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ठीक है ना। 1954 में कहते हैं इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है ना, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ये अमेरिका से है, और इनका बहुत फेमस वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी, फेयरवेल टू आर्म्स। तो द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए कहते हैं इनको, ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे को 1954 में नोबेल पुरस्कार कहते हैं दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 4 में अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो मतलब 4 में सिर्फ एक ही राइटर है जो इम्पोर्टेंट है, 1954। ऐसे इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप इसको याद रखते हैं, द ओल्ड मैन एंड सी के लिए कहते हैं इनको, और अर्नेस्ट हेमिंग्वे को 1954 में कहते हैं अवार्ड नोबेल प्राइज कहते हैं मिला है, ठीक है। अगला हमारा आ जाएगा 5th। तो 5th में अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो 5th में पहला नंबर पे आ जाएगा हमारे GB शॉ, ठीक है ना, GB शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनको 1925 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और WB येट्स के बाद दूसरा जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति था आयरलैंड का, वो कौन था, GB शॉ ही था। द पिग्मलियन के लिए मिला था, मैन एंड सुपरमैन, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1913 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद कहते हैं 1995 में इम्पोर्टेंट है हमारे सीमस हेनी, ये भी आयरलैंड के ही है, और इनका वर्क है डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट, इसके लिए कहते हैं इनको मिला हुआ इंग्लिश लिटरेचर में। 1995 के बाद हमारा नंबर आ जाता है 2005 का, और 2005 में हमारे क्या कहते हैं आ गए हेरोल्ड पिंटर, जिनका द बर्थडे पार्टी
और द होम कमिंग लिखा गया हुआ है, ठीक है ना। तो 95 5 में अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो 35 में तो मिला ही नहीं है, ठीक है ना। 25 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला हुआ है। 25 में हैरोल्ड पिंटर को दिया गया हुआ है। बस 5 में इतना ही काफ़ी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हैरोल्ड पिंटर और कहते हैं सेमस हेनी। 6 में अगर देखा जाए, है ना, तो 6 में पहला कहते हैं नाम आ जाएगा आपको यूजीन ओनाइल, जो कि 1936 में इनको कहते हैं नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यूजीन ओनाइल, ठीक है। इनका जो वर्क है ना, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, द आइस मैन कमेट, ये इंग्लिश लिटरेचर के लिए कहते दिया गया हुआ था। तो यूजीन ओनाइल 1936 के लिए 1936 में इनको मिला हुआ, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और हाँ 6 में अगर देखा जाए तो वॉल सोनिका, है ना, वॉल सोनिका को 1986 में कहते मिला हुआ है ना, 1986 में कहते मिला हुआ है। नाइजीरियन राइटर है ये। डेथ एंड किंग्स, हॉर्समैन और डांस ऑफ द फॉरेस्ट, इसके लिए कहते हैं इनको मिला हुआ है नोबेल प्राइज, ठीक है। और 6 में देखा जाए तो कहते हैं बेबी डायलोन, सॉरी बॉब डायलोन, बेबी नहीं है, बॉब डायलोन, इनको 2016 में क्या कहते हैं ये अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है ना। अब 2026 में तो अनाउंस हुआ नहीं है, ऐसे यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट राइटर है वो दिया गया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ गया एंडिंग 7, इसके बाद 2 और है, उसके बाद कहते हैं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एंडिंग 7 में देखा जाए तो पहला तो नंबर आता है रुडयार्ड किपलिंग का। ऐसे रुडयार्ड किपलिंग तो बहुत अच्छे राइटर है, बट बीइंग एन इंडियन आई डू नॉट लाइक हिम। भारतीय होने के नाते मैं रुडयार्ड किपलिंग को पसंद नहीं करता हूँ। अदरवाइज क्या कहता है, रुडयार्ड किपलिंग बहुत अच्छे राइटर है, ठीक है ना। इनको जंगल बुक के लिए मिला हुआ था इनको नोबेल पुरस्कार 1907 में। और इनका जो एक चैप्टर है पोएम है ईफ, है ना। तो ऐसे बहुत ऐसे राइटर है जो इसका कहना ये है कि जो ईफ जो चैप्टर है ये महाभारत से क्या कहते हैं लिया गया हुआ है, महाभारत के एक्सटेंस में मिलता है, ठीक है ना। और इनका किम जो है ये बहुत बहुत अच्छा वर्क है, जिनको जवाहरलाल नेहरू पसंद करते थे। किम जो कहते वर्क है सो क्लियर। इनको भी 1907 में मिला हुआ था, लिटरेचर के लिए अवार्ड मिला हुआ था। उसके बाद हमारे नंबर आ जाएगा 7 में, आपको आ जाएंगे अल्बर्ट कामुज। 1957 में क्या आते हैं इनको नोबेल प्राइज़ क्या आते हैं मिला था। ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। द स्ट्रेंजर और द माइथ ऑफ सिसिफस, इसके लिए कहते हैं इनको द स्ट्रेंजर के लिए कहते हैं इनको मिला हुआ नोबेल प्राइज, ठीक है। और 7 में हमारे आ जाएंगे डोरिस लेसिंग, जिनको 2007 में ये अवार्ड मिला हुआ है द गोल्डन नोटबुक के लिए, इंग्लिश लिटरेचर में मिला हुआ है। और 2017 में काजुओ स्ट्रिगो को, ये यूनाइटेड किंगडम इन इंग्लैंड के राइटर है, इनका एक वर्क है नेवर लेट मी गो के लिए इनको 1917 में क्या आता है ये नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्क है तो डाला गया हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे क्या एंडिंग ऑफ 8 में बात करें तो 1918 में क्या आता है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, पहला बात। दूसरा हो जाएगा आपको कहता है पियर्स एस बक, जो कि 1938 में इनको कहते हैं नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। और 20वीं सेंचुरी के हीरो टी.एस. इलियट को 1948 में सम्मानित किया गया था। टी.एस. इलियट के बाद किया जाता है जैसे हमारे भारत में अमिताभ बच्चन है, उसी प्रकार से लिटरेरी दुनिया में, साहित्य की दुनिया में 20वीं सेंचुरी के हीरो जो थे वो टी.एस. इलियट थे। तो पियर्स एस बक को 38 में और टी.एस. इलियट को क्या था 1948 में मिला हुआ है, ठीक है ना, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। पियर्स एस बक को गुड अर्थ के लिए मिला हुआ है और टी.एस. इलियट को द बेस्ट लैंड के लिए मिला हुआ है, ठीक है ना। इनका वर्क फॉर क्वार्टर्स के लिए।
ठीक है। उसके बाद आई थिंक 8 वाला में अगर देखा जाए तो 2 इम्पोर्टेंट है, PLCS बक और जाते हैं TSC। बाकी इम्पोर्टेंट तो खैर हर सारा का सारा ही, ठीक है। चलिए, अगर क्लास ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन में क्लास मिल जाएगा और ऑफलाइन में क्लास मिल जाएगा। आगे है 9 में अगर देखा जाए तो थॉमस मैन है, जो कि 1929 में इनको नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। ये जर्मन लैंग्वेज में बुक लिखे हुए थे, बर्डन ब्रूकर्स। इनके लिए इन्हें कहते हैं साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इनका वर्क है मैजिक माउंटेन, और भी सारा वर्क सब है, ठीक है ना। तो अगर 9 में देखा जाए तो थॉमस मैन हो गए। नेक्स्ट हमारे क्या कहते हैं विलियम फॉकनर हो गए, जिनको 1949 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, है ना, द साउंड एंड द फ्यूरी के लिए, ठीक है ना। इंग्लिश लिटरेचर में लिखे हुए थे ये। तो 9 में देखा जाए तो थॉमस मैन हो गए, जो कि 1929 में हो गया। विलियम फॉकनर 1949 में हो गया, ठीक है ना। और 9 में अगर देखा जाए तो आई थिंक 2 ही है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, हाँ, एक क्या है सिमुअल बकेट, इसको कैसे छोड़ देंगे भाई। हाँ, सिमुअल बकेट जो है ये बहुत खतरनाक राइटर है, ठीक है। इनका एक वर्क है वेटिंग फॉर गॉडर, है ना। इनके लिए कहते हैं आपको ये नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और एंड गेम, ये दोनों जो है सो कहते हैं आपको बहुत ही खतरनाक वर्क है, अगर आप पढ़िएगा तो पता चलेगा। चलिए, और लास्ट है हम लोग का जीरो, ठीक है ना। तो जीरो में अगर देखा जाए तो 1940 में आपको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला हुआ था। तो देख लीजिए, 40 हो गया, 41 हो गया, ठीक है ना, 43 हो गया, 44 हो गया, इसमें क्या आता है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। अगला है 50 में देखा जाए तो ब्रेटन रसल, जो कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के राइटर है ना। और इसकी चर्चा आज के डेट में इंडिया में बहुत सारी हो रही है, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी के लिए कहते हैं इनको 1950 में मिला हुआ है। और हमारे इंडिया में अभी कुछ टर्म सब चलता रहता है, जैसे कि गॉड डज एग्जिस्ट गॉड एग्जिस्ट और डज नॉट, मतलब भगवान है या नहीं है, तो उन पे इनका अच्छा फिलॉसफी है, पढ़िएगा, इनका अगर जानिएगा, ठीक है ना। उसके बाद वो में अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो कहाँ है 1930 में, है ना। हाँ, ये कहते हैं स्लिंगर ल्यूइस, ये भी कहते हैं इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 1930 में। और इनका जो मेन वर्क है मेन स्ट्रीट बैबिट, और कहते हैं इट कैन नॉट हैपन हेयर। तो ये इस वर्क के लिए कहते हैं मिला हुआ है, मैन स्ट्रीट बैबिट के लिए, ठीक है। और आई थिंक इतना ही है। चलिए, तो जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 10 यानी कि 0 हो गया। तो जो जो इम्पोर्टेंट राइटर को हम बताए हैं उसका आप अगर बना लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो आई थिंक आपको ज़्यादा याद रहेगा। और एग्जामिनेशन में आप मतलब कि जंबल नहीं होइएगा कि हाँ कौन है कौन नहीं है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में रहेगा तो 2, 4, 5 के आगे पीछे सब लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो हम टेक्निक जो लगाए हैं वो 10 के रेंज में है, या तो 1 में होगा, तो 2 में होगा, तो 3 में होगा, तो 4 में होगा, तो 5 होगा, इस प्रकार से कहते हैं 0 तक हम बनाए हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा और अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि थरली लिटरेचर को स्टडी करें या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करें, तो आप ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन में यही है कि क्लास रेगुलर हम करने का प्रयास करते हैं, हो गया तो ठीक, या चलता है। जैसे प्राइवेट क्लास में है तो चलता रहता है रेगुलर क्लास, लेकिन जनरली पब्लिक क्लास जो होता है रेगुलर नहीं चलता है। और ऑफलाइन हो गया तो ऑफलाइन तो खैर क्या कहते हैं, ऑफलाइन की तो बातें अलग है, बात यह है क्योंकि उसमें सारा विधि व्यवस्था है ऑफलाइन में, ठीक है। तो अब कैसा लगा, फिर मिलते हैं
आप लोगों से नेक्स्ट क्लास।